अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि ये सुबह तमाम इंसानों के लिए सलामती का पैगाम लेकर आई है। आपकी सुबह को, आपके दिन को बाखबर बनाने के लिए हम हाजिर हैं। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार इकराम होती साहब। बहुत शुक्रिया होती साहब, आपके वक्त का आपसे गुफ्तगू करेंगे। उनके साथ ही साथ तशरीफ़ फरमा हैं सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ तज्ज़ियाकार सोहेल इकबाल भट्टी साहब। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे चीफ रिपोर्टर रोज़नामा 92 न्यूज़ राना अजीम साहब, और लाहौर से ही हमें 92 न्यूज़ के नुमाइंदे अनवर सुमरा भी ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ मुल्तान से हमारे नुमाइंदे ज़हीर अब्बास, और ये हमारे साथ मौजूद होंगे। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में हम जो बातें, जो खबरें आपके सामने लेकर आ रहे हैं, उसमें हम होती साहब से जानेंगे। बिजली चोरी का मामला है, तकरीबन 130 अरब रुपए का नुकसान है। अब ये क्या नुकसान अवाम भुगतेंगे या नहीं? सेनेट की जो ईवान बाला की कमेटी में गर्दिशी कर्जा है, इसको लेकर इसमें क्या कुछ हुआ? सेनेटर शिबली फराज क्या कहते हैं? होती साहब से हम भी जानेंगे। इसके साथ साथ होती साहब से हम जो बलूचिस्तान का ज़िला तुर्बत है, उसमें 11 साल पहले सैलाब आया था, बिजली के खंभे पानी बहा के ले गया था, लेकिन वो खंभे अभी तक उनकी तनसीब नहीं हो सकी। ईरान से बिजली ली जा रही थी, अब वो भी बंद हो चुकी है। यहाँ के अवाम के मसाइल क्या हैं, ये भी हम होती साहब से जानेंगे। भट्टी साहब से हम जानने की आज कोशिश करेंगे मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में तकरीबन 130 अरब रुपए के जो फंड्स वज़ीर आज़म ने अपने इख्तियार के तहत, यानी अपने स्वाबदीदी फंड्स का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ नुमाइंदों में बांटे, किस कानून के तहत ये फंड्स बांटे गए और क्या इनका एहतसाब मुमकिन है, ये हम भट्टी साहब से जानेंगे। इसके साथ साथ भट्टी साहब हमें एक और बड़ी खबर, अहम खबर ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के हुकाम मुतल्लिका लोग जिन शिकों से ऑरेंज लाइन ट्रेन का जब मुआहिदा हुआ, जिन शिकों से वो बेखबर रहे, बल्कि ताहाल बेखबर हैं, ये शिकें पाकिस्तान के ख़जाने पर कितना बोझ बन सकती हैं अगर इस महीने में अगस्त 2018 में ये तकमील नहीं होती ऑरेंज लाइन ट्रेन की, तो फिर क्या नुकसान पाकिस्तान को अदा करना पड़ेगा, ये हम भट्टी साहब से जानेंगे। मुस्लिम लीग नून के दौर में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को सरकारी खजाने से तनख्वाहें दी जाती रहीं, इस मामले से मुतालिक राना अजीम साहब हमें बताएंगे। और महकमा सेहत पंजाब और हालात हैं मुल्तान के, तिब्बी आलात की ख़रीदारी में यहाँ बड़े पैमाने पर मुबैना तौर पर बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं, ज़हीर अब्बास हमें ये बताएंगे। जबकि अनवर सुमरा शहबाज शरीफ की साबिका हुकूमत के जारी करदा 56 चेक्स बाउंस होने की कहानी आज हमें सुना रहे हैं। होती साहब, पहले आपकी जानिब सितम ज़रीफ़ी तो ये कि ईवान बाला में एक कमेटी जिसका नाम कमेटी बराए गर्दिशी कर्जा, और सेनेटर शिबली फराज इसकी जो हैं वो हेड हैं। क्या कहना है उनका? 130 अरब रुपए जो बिजली चोरी और दीगर मामलात में नुकसान हो रहा है, क्या ये अवाम को ही अदा करने पड़ेंगे? जी, ये अवाम को अदा करने पड़ रहे हैं और अवाम अदा कर रहे हैं। इसी वजह से गर्दिशी कर्जा जो है उसको समझने, उसको कम करने या ख़त्म करने के लिए कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का कल तकरीबन सेकंड लास्ट इजलास था, अब आगे लास्ट इजलास हो जाएगा। उस कमेटी के सामने 5 चीज़ें आई कि 5 बड़े मसाइल हैं बिजली के। 22,000 हो गई है हमारी मेगावाट बिजली, लेकिन उसके साथ 5 बड़े मसाइल हैं जो हल ही नहीं हो रहे। पहला जो मसला है कि वो बिजली है लेकिन पहुंच नहीं रही, सिस्टम ख़राब है। दूसरा मसला है कि गर्दिशी कर्जा और बैंकों के कर्जे, क्योंकि गर्दिशी कर्जा जब बढ़ जाए और आपको बिजली के बिलों से भी पूरे पैसे ना आए, तो उसका मतलब क्या है कि वो आप बैंक से कर्जा लेंगे और उस पर फिर मार्कअप बढ़ता चला जाएगा। ये 2 मसले हो गए। तीसरा मसला है कि साथ ही चोरी भी बढ़ती जा रही है। जितनी बिजली ज़्यादा जा रही है लाइन में, उतनी ज़्यादा चोरी बढ़ती जा रही है। फिर चौथा मसला है कि सारिफीन पर सरचार्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। 7 से लेकर 10% तक सरचार्ज लग रहा है बिलों पर, और जो सरचार्ज लग रहा है वो डेवलपमेंट सरचार्ज लग रहा है, और उस डेवलपमेंट हो नहीं रही। डेवलपमेंट बहुत बड़ी है, छोटी डेवलपमेंट से काम नहीं चलेगा। बड़ी डेवलपमेंट के लिए आपको कर्जा चाहिए 500 अरब रुपए का, वो कहीं से मिल नहीं रहा, क्योंकि आप पर पहले ही बैंकों के कर्जे और मार्कअप बढ़ चुके हैं, आपको कोई कर्जा नहीं दे रहा। अब जो 5वां मसला है वो ये है कि इसमें अल्ले तल्ले हैं उन बिजली के कारखानों के जो बिजली दे नहीं रहे लेकिन उनको अदायगी हो रही। अब ये सारा गंभीर मामला जो है, इसको शिबली फराज ने कोई पिछले 1-1.5 साल में समेटा इस कमेटी के तहत। उसमें ये एक अफसोसनाक चीज़ जो मेरे सामने आई कि शिबली फराज तो उस पर मेहनत करते रहे, जो महकमे थे वो जवाबात देते रहे, मुतल्लका महकमे, लेकिन उस दौरान हमारे जो बाकी जो नुमाइंदगान पब्लिक हैं वो तवज्जो नहीं दे पाए।
उन्होंने इस मसले की गहराई को, इसकी टेक्निकलिटी को नहीं समझा। अब सारा बोझ मैं समझ रहा हूँ कि शिबली फराज पे पड़ गया। अब शिबली फराज को क्या करना पड़ेगा? एक तरफ वो लीडर ऑफ द हाउस है, दूसरी तरफ ये मसला हल करेंगे। लीडर ऑफ द हाउस कोई इतना ज़्यादा पेचीदा मसला नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पेचीदा मसला है। इस मसले को हल करने के लिए उन्होंने जो महकमों से मदद ली, तो उसमें एक बात सामने आई, वो ये कि कोई पाकिस्तान का महकमा इन 5 मसाइल को हल करने के काबिल नहीं। बिजली महंगी होगी, बिजली चोरी होगी, बगैर बिजली लिए आप देते रहेंगे, तो कौन हल करेगा? ये अर्ज मेरी सुन लीजिए, मैं इसको मुकम्मल कर लूं। अब बिजली लिए बगैर आप बिजली के कारखानों को पैसे देते रहेंगे, बिजली चोरी भी होती रहेगी और सरचार्ज भी बढ़ता जाएगा, ये सारा कुछ मामला चलता चला जाएगा। इसको हल करने के लिए अगर आप एक जगह हाथ डालें, मसलन आप हाथ डालें कि बिजली की जो सप्लाई है वो सीधी तरह जाए, तो आप 500 अरब रुपए खर्च करेंगे, 2-3 साल लगा देंगे। एक फिर उस दौरान आप क्या करेंगे? क्या आप सरचार्ज छोड़ देंगे? सरचार्ज छोड़ दिया आपने तो आप वो क्या नाम है और कोई काम नहीं कर सकते। बीच में ये है कि जो बिजली की तकसीम करने वाले डिस्कोज हैं, जिनको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं, वो क्या करती हैं? वो ये दिखाती हैं कि हमें इतने बिल आए, हमें इतनी बचत हुई। वो बचत दिखा ही नहीं रहे, वो पैसे को गर्क कर रहे हैं, वहां से पैसा आ नहीं रहा डेवलपमेंट के लिए। बिजली चोरी में ये हो रहा है कि आप जितनी मर्जी FIR कराएं, पुलिस कुछ नहीं कर सकती। बासर लोग जो है बिजली चोरी करा रहे हैं। ये पूरे का पूरा मामला फंसा हुआ है। अब इस सर्कुलर डेट कमेटी का आखिरी इजलास में एक रिपोर्ट पेश की जाएगी। मैं ये डर रहा हूं कि उस रिपोर्ट में कहीं शिबली फराज साहब हाथ ना खड़े कर दें कि भाई ये बिजली का मसला पाकिस्तान का हल नहीं होने वाला। अगर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए तो याद रखिए, ये जो 22,000 मेगावाट बिजली आपको मिल रही है, ये मिलना बंद हो जाएगी, क्योंकि ये इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। बैंक अब कर्जे नहीं दे रहे गर्दशी कर्जे को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए, और उस पे मार्कअप जो है वो ढेरों बनता चला जा रहा है। इसके लिए कोई अदारा नहीं है जो पाकिस्तान को मदद दे सके। अब जो आप ये कह रहे हैं कि बाहर के मुल्कों से लेंगे, बाहर के मुल्क आपको बिजली के लिए कर्जा नहीं देंगे। उसकी वजह है बाहर के मुल्क पहले फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, वो आपके बिजली के सिस्टम को चेक करेंगे। ये 5 चीजें उनके सामने जब आ जाएंगी तो वो कहेंगे भाई साहब आप बिजली नहीं चला सकते, लिहाजा कर्जा कोई नहीं। मैं डर रहा हूं कि पाकिस्तान में जो 11,000 मजीद बिजली बनाई गई थी वो कहीं बहुत ज्यादा तबाही का बायस न बने। मैं ये डर रहा हूं। ठीक, अच्छा होती सब गर्दिशी कर्जा इस वक्त है कितना, और जो बैंक निजी बैंक से पैसे लिए गए हैं उस पे सूद कितना है? देखिए जी, 700 अरब रुपए तकरीबन गर्दिशी कर्जा बताया जा रहा है, ये ऑफिशियली 695 और ये इसके नज़दीक, लेकिन दर हकीकत कहा जा रहा है कि ये 1150 अरब, बाकी छुपाया जा रहा है। अब आप छुपाएं या ना छुपाएं, 700 हो या 1100 हो, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन असल मसला तो गर्दिशी कर्जे का है नहीं ना। उस गर्दिशी कर्जे की वजह से आप बिजली को चला नहीं सकते। उसके लिए फिर बिजली को चलाने के लिए आपने बैंकों से कर्जे लेने हैं। वो गर्दिशी कर्जा ये समझ लें कि क्या है, ये है कि सुई नादरन सुई सादरन वो दे रहे हैं, LNG और गैस दे रहे हैं बिजली के कारखानों को चलाने के लिए। वो कहते हैं हमें पैसे नहीं मिल रहे, वो कहते हैं हमें पैसे नहीं मिल रहे। जब उनको पैसे किस तरह मिलेंगे? PSO जो है वो कह रहा है मुझे पैसे नहीं मिल रहे क्योंकि मैं सप्लाई कर रहा हूं। उनको पैसे किस तरह मिलेंगे? बिलों से मिलेंगे ना। बिलों में आप कर वो भी डाल दिया, सरचार्ज भी डाल दिया, हर चीज डाल दिया आपने, उनको महंगा भी कर दिया बिजली को। उसके बावजूद आपने आप इसमें इसको चला नहीं पा रहे। क्यों भाई? आप कैपेसिटी चार्ज दे रहे हैं कारखानों को, वो बिजली दें या ना दें, आप उनको पैसे दे रहे हैं। ये जो है तहरीक इंसाफ की हुकूमत, इसको फिलहाल 2-3 महीने एक ही काम करना चाहिए। ये बहुत बड़ा मसला है। तबाही हो रही है, पाकिस्तान का खजाना खाली हो रहा है, बाहर तेल के पैसे जा रहे हैं, लोकल बिल नहीं आ रहे। इसका मतलब क्या है कि इनको बैठकर 2-3 महीने में ये मसला हल करना चाहिए और दुनिया भर में एक एप्लीकेशन तैयार करनी चाहिए कि भाई साहब हमसे एक गलती हो गई, इसको कोई दुरुस्त करे। और इस मसले को हल किए बगैर ना आप मौशियत की तरक्की हासिल कर सकते हैं और ना ही फलाही रियासत कायम करने का ख्वाब पूरा हो सकता है। कोई चीज़ पूरी नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। फलाही रियासत और जॉइंट सेशन बड़ी अच्छी तजवीज़ है होती साहब की कि बैठना चाहिए, PTI को बाकी जमातों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए और इस मामले की तरफ बिलखुसूस मईशत, ये बिजली का मामला, इसको देखना होगा।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म मुस्लिम लीग नून के 2 वज़ीर-ए-आज़म रहे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके बाद शाहिद खान अब्बासी साहब। भट्टी साहब, स्वाबदीदी फ़ंड अभी तो PTI ने आके ऐलान किया कि ये ख़त्म कर दिए गए हैं, अब इख्तियार होता है इस फ़ंड पे, ये आपकी स्टोरी ये बताइएगा किस किस को कितने पैसे दिए गए। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या पाकिस्तान के कानून में इस फ़ंड के एहतसाब का कोई तरीक़ाकार है, कोई पूछताछ हो सकती है ये पैसे कैसे दिए गए? असल पहली बात तो ये है कि एहतसाब का अमल वहाँ पर होना चाहिए, यह होता है अमूमी तौर के ऊपर, जो एक लेजिटमेट तरीके से किसी रकम का आप अजरा करते हैं, कोई तरक्याती फ़ंड्स जारी करते हैं, फिर उसके ऊपर आपकी पूछ कुछ भी होती है कि फ़ंड्स जारी हुए एक सर्टन लॉ के तहत, सर्टन आइनी एक शिक के तहत, लेकिन एक ऐसे फंड्स, एक ऐसे तरक्याती फंड जिसके आइन के अंदर कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि फिर एहतसाब का अमल तो उस वक्त शुरू होगा ना कि जब आपने उस आइन के मुनाफी कुछ रकम जारी की। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जारी नहीं कर सकते। 2010 के अंदर जब आइनी तरमीम का मामला हुआ और उसके बाद जाके हमने देखा कि उसके अंदर कोई प्रोविजन ऐसी मौजूद नहीं थी कि आप अरकान पार्लियामेंट को तरक्याती फंड्स के लिए सवाबदीदी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए अरबों रुपए निछावर कर दें, जो गुज़श्ता कई सालों से एक तारीख चली आ रही थी, गुज़श्ता 35-40 सालों से। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब उन्होंने दौर इक़्तिदार संभाला जून 2013 में, उन्होंने 2 टोक अंदाज में कहा कि हम कफ़ायत-शारी की मुहिम कफ़ायत-शारी का तरीक़ाकार अडॉप्ट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर हाउस के जो फंड्स थे उसको तकरीबन 42% कट लगाया गया और एक अच्छी एग्जाम्पल कायम करने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद 1.5 से 2 साल गुजरने के बाद वापस उसी रास्ते पर लौट आए जिसकी आइन के अंदर रास्ता बंद कर दिया गया था, यानी स्वाबदीदी फंड्स का अजरा। फिर क्या किया गया, कुछ नए हेड्स निकाले गए, कुछ नए नामों से वो फंड्स जारी किए गए। फॉर एग्जाम्पल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वजारत प्लानिंग के तहत मुख्तलिफ मनसूबों के लिए रकम का अजरा। लेकिन सारा काम होता क्या था, उसी बादशाहाना तरीके के जरिए कि जिसका उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर हाउस मौजूद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हिदायत देते थे, हुक्म देते थे मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग मखसूस रुकन अरकान पार्लियामेंट के हल्के के लिए कहीं गैस स्कीम, कहीं बिजली की स्कीम, कहीं पानी की स्कीम के लिए स्कीम अप्रूव करके फंड जारी कर देते थे। हमने डॉक्यूमेंट्स हासिल किए हैं कि गुज़श्ता 5 साल के दौरान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, जिन्होंने वादा किया था कि अब आइन के मुनाफी हम कोई काम नहीं करेंगे, स्वाबदीदी फंड जारी नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद नवाज शरीफ साहब ने और शाहिद खान अब्बासी साहब ने दोनों ने मिलकर अपने दौरे हुकूमत के अंदर 130 अरब रुपए अपने स्वाबदीदी इख्तियारात के तहत तरक्याती फंड्स के नाम पर जारी किए। अब इंटरेस्टिंग ये है, लेकिन सबसे जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था उस वक्त भी फोकस पंजाब था कि पंजाब के अंदर पैसों की बारिश कर दें, अरकान पार्लियामेंट को नवाज दें, वहां पर पाइप लाइनें जाकर सामने रख दें, भले पाइप लाइनें बिछें या ना बिछें, गैस आए या ना आए, लेकिन रकम का इजरा हुआ। लेकिन बदकिस्मती के साथ जहां पे हमें अरबों रुपए के बजट खसारे का सामना था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के मुनाफी ये एक और नाम के जरिए से रकम जारी की गई। अब नैब इस मामले की तहकीकात करे, देखते हैं कि नैब इसमें से क्या निकालता है इस सारे मामले में से। नैब को चाहिए कि जब ये इसका फैसला करे या इस पे काम शुरू करे तो एक चीज हमेशा साइड बाय साइड चलाती रहे, पैरेलल। वो ये जो चोरी है इसको रोकें, अब भी जारी है, इसको रोकें, क्योंकि चोरी की ब्यूरोक्रेसी ने एक पूरी मंसूबाबंदी की है इस मुल्क के बजट के अंदर। 2013 में प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट का बजट था 78 करोड़ रुपए, इन्होंने कट किया। फिर आखिरी साल के जाते जाते इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस का बजट 98 करोड़ रुपए मंजूर करके गए। ये आपने भट्टी साहब तज़किरा किया कि साबिक 2 वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और शाहिद खान अब्बासी 130 अरब रुपए स्वाबदीदी फंड के तहत जारी किए। अनवर सुमरा साहब हमारे नुमाइंदे लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। इसी तरह की एक कहानी साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की हुकूमत ने 56 चेक्स ऐसे जारी किए जो बाउंस हो गए। सुमरा साहब, ये चेक्स किसको दिए गए थे और उसके बाद से लेके अब तक ये चेक जब बाउंस हुए तो ये कार्रवाई किसके खिलाफ हो सकती है? जी फैसल साहब, बात यह है कि पंजाब की जो साबका हुकूमत थी उसने अपना आखिरी बजट जो तरक्याती बजट था वो 635 अरब रुपए का पेश किया और कहा गया कि तकरीबन 9,500 तरक्याती स्कीमें तमाम सेक्टर में अवाम की फलाह के लिए मुकम्मल की जाएंगी। अब सूरत हाल ये है कि क्योंकि ये आखिरी साल था, इलेक्शन का साल था, इस इलेक्शन के साल में इन्होंने इस तरह किया कि ना तो कोई मुकम्मल कम्प्रीहेंसिव मालियाती पॉलिसी अपनाई, ना ही हिकमत अमली अपनाई, बल्कि नाकस मालियाती पॉलिसी और हिकमत अमली की वजह से ये जो तरक्याती फ़ंड जारी किए गए या जो स्कीमें शुरू की गई इन पर काम शुरू कर दिया गया। अब सूरत हाल ये रही कि जब ये चलता रहा,
इस साल में जो गुज़श्ता साल था 2017-18 में सूबाई महासिल से 231 अरब रुपए इकट्ठे करने का टारगेट रखा गया। इसके अलावा वफाकी महासिल से डिविजिबल पूल से जो पैसे आने थे उनसे पंजाब का तरक्याती बजट जो है वो एग्जीक्यूट होना था। अब सूरत हाल ये हुई कि जो सूबाई महासिल थे जिनमें से पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी से 130 अरब रुपए आने थे, इसी तरह पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी से आने थे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से आने थे, एक्साइज एंड टैक्सेशन से आने थे, इसके अलावा एनर्जी सेक्टर से आने थे। वहाँ पर जो है मालियाती पॉलिसी की सख्त मॉनिटरिंग ना की गई, जिसकी वजह से रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना हुआ। ऊपर FBR में जो है जो टारगेट था 2500 अरब रुपए टैक्स कलेक्शन का, वो भी पूरा ना हो सका। इस तरह पंजाब को जो है अपने महासिल से कम रुपए मिले। हुकूमत जो थी इसने जाते जाते अप्रैल और मई में आपको पता होगा कि बहुत सारी तरक्याती कामों की तख्तियाँ लगाईं और बहुत से सारे तरक्याती काम शुरू करवा दिए गए। जब वो शुरू करवा दिए गए और तख्तियाँ लगा दी गई, लेकिन वहाँ ख़जाना जो था वो नेगेटिव में था। आपको मैं ये भी बता दूं कि पंजाब का ओवरड्राफ्ट की हद जो थी वो 38 अरब 50 करोड़ रुपए थी, वो भी पैसे नहीं थे, यानी नेगेटिव में था सूबाई ख़जाना। जब ये सूबाई ख़जाना नेगेटिव में था, हुकूमत जाने के पास थी, तो इन्होंने चेक्स जारी किए, कोई तरक्याती कामों के, कोई गैर तरक्याती कामों के, जो 56 अरब मालियत के थे। वो चेक्स बाउंस हो गए। जब बाउंस हो गए तो ये गवर्नमेंट चली गई। सूबाई हुकूमत, निगरान सूबाई हुकूमत आई, जिसका एक ही मैंडेट था कि वह सूबे में इलेक्शन करवाएगी, साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवा कर ट्रांजिशन करेगी और हुकूमत जो है नई गवर्नमेंट, नई पार्टी को देकर चली जाएगी। अब इस निगरान हुकूमत ने साबका हुकूमत जो शहबाज शरीफ साहब की थी, जो गुड गवर्नेंस का नारा भी लगाते थे और कहते थे हम सख्त मालियाती पॉलिसी पर अमल करते हैं, हम सादगी अपनाते हैं, उसके 56 अरब के चेक्स की अदायगी के लिए ये इलेक्शन से 2 दिन बाद एक समरी अप्रूव की, जिसमें ज़िमनी बजट जो है वो जारी किया गया 56 अरब रुपए का। अब उन चेक्स की अदायगी हो रही है। अगर ये निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं था, अगर ये ना करती तो आने वाली हुकूमत इस पर करती, वो इसकी स्क्रूटनी करती, इसको रीचेक करवाती कि आया जिन मनसूबाजात के ये चेक्स जारी किए गए हैं, रियल ऑन ग्राउंड ये मनसूबाजात मुकम्मल भी हुए हैं या कि नहीं। अब जो साबका सूबाई हुकूमत थी उसकी 2 वजूहात थीं। उसके एक तो टैक्स महासिल वो पूरे नहीं कर सके, उसमें सख्त मॉनिटरिंग नहीं की गई। ग्रेड 21 का अफसर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में लगाया हुआ 4 लाख रुपया सालाना तनख्वाह लेता है, लेकिन वो 130 अरब रुपये इकट्ठे नहीं कर सका। तमाम टैक्सेशन के बाद वो नहीं इकट्ठे कर सका। सूबाई हुकूमत शहबाज शरीफ की गई है, ये 10 साल पंजाब में इन्होंने हुक्मरानी की है। अब 10 साल में जो 10 साल के ADPs की अगर मैं आपको बात बताऊँ होती साहब, तो 3,291 अरब के ADPs जो हैं वो पेश किए गए 10 सालों में, जिनमें से 2,125 अरब के ADPs जो हैं 6 तामीराती कंपनी मखसूस थीं, उनको तरक्याती प्रोजेक्ट अवार्ड किए गए, जिनमें ZKB था, हबीब सन्स थे, AKB था, मकबूल सन्स था, इसी तरह मैक सन्स थे, सर्वर एंड कंपनी थी। असल सूरत हाल ये है कि अपने मंजूर नज़र जो तामीराती कंपनीज थीं उनको 2,125 अरब का 10 साल में तरक्याती बजट जो है जारी किया गया, उनको प्रोजेक्ट अवार्ड किए गए। अब उनकी मॉनिटरिंग इसलिए भी नहीं हो सकी कि इसमें शायद किसी साहब का हिस्सा था। जब हिस्सा था तो फिर आपको पता है जब हिस्सा होता है तो फिर उस सख्त मॉनिटरिंग करेंगे तो नुकसान होगा। एक बात मैं आपको यहाँ पर और होती साहब बता दूँ कि ये आखिरी साल में पंजाब की सूबाई हुकूमत ने 85 अरब रुपए का ज़िमनी बजट यूज़ किया है, जो इनके इख्तियारात नहीं था। वो जो स्वाबदीदी फ़ंड की आप बात कर रहे हैं, यहाँ भी यही पंडोरा बॉक्स है। 85 अरब रुपया अपनी मनपसंद स्कीमों, अपने मनपसंद जो अरकान असम्बली हैं उनकी तरक्याती स्कीमों में खर्च किया गया, जो बैड बजटिंग के ज़िम्रे में आता है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अनवर साहब, आप लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे। 56 अरब रुपए के चेक्स जो साबिका पंजाब हुकूमत थी उसके बाउंस हो गए हैं, और ये अनसाउंड प्रोजेक्ट्स जो हैं मोस्टली ये पैसे उनके लिए मुख्तस किए गए। उसकी वजह भी बता रहे हैं कि वो क्यों ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे कुछ दीगर मामलात पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इससे पहले हमने कुछ तज़किरा किया है कि साबिक वज़ीर आज़म के स्वाबदीदी फ़ंड्स, उनका इस्तेमाल कैसे होता रहा,
फिर साबिका जो पंजाब हुकूमत थी उसकी जानिब से 56 अरब रुपए के चेक्स बाउंस हो गए। लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं चीफ रिपोर्टर रोजनामा 92 न्यूज़ राना अजीम साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ तो हमने ये देखा कि स्वाबदीदी फंड्स की भरमार, दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत साबिका हुकूमत के चेक्स बाउंस हो रहे हैं, और आपकी खबर ये बता रही है कि जो मुस्लिम लीग नून के सियासी कारकुन थे उनको सरकारी खजाने से तनख्वाहें दी जाती रही हैं। ये कहानी क्या है? ये बिल्कुल इसी तरह है कि मुस्लिम लीग नून ने अपने दौरे हुकूमत में तो पैसों का इस तरह बेदरेग इस्तेमाल किया, बल्कि बंदर बांट की। और ये बंदर बांट किसी आम आदमी में नहीं बल्कि ये बंदर बांट जो है सिर्फ सियासी कारकुनों में की गई, और उन सियासी कारकुनों में की गई जो मुख्तलिफ लीडरों के साथ बतौर उनके सेक्रेटरी, बतौर उनके PA और बतौर उनके आप समझ लें कि गॉड के तौर पर उनके साथ ड्यूटी दे रहे थे। पंजाब में आप अगर देखें तो 4 महकमे ऐसे हैं जहां पर 1000 से ज़ायद ऐसे कारकुनों की भर्तियां की गई थी जो हकीकत में तो उन अदारों के अंदर एक दिन भी नहीं गए, मगर तनख्वाहें उन अदारों से ली जाती थी, ड्यूटियां वो मुख्तलिफ मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं के साथ सारे इंजाम देते थे। इवन लाहौर के DGPR में कई ऐसे मुलाजमीन हैं, कई ऐसे गोश्त मुलाजमीन के मुतालिक इंकशाफ हुआ है कि जिनमें से 6 मुलाजमीन तो हुआ है जिनकी तनख्वाह लाखों में जाती थी, और वो तनख्वाह कोई और नहीं हमजा शहबाज शरीफ का स्टाफ लेता था जो उनके साथ बतौर पर्सनल सेक्रेटरी काम करते थे। इसी तरह PTV के बहुत से मुलाजमीन थे जो PTV में तो नहीं जाते थे लेकिन मुस्लिम लीग नून के मीडिया सेल और सोशल मीडिया सेल पे काम करते थे, जिनमें से एक मौसम नामी जो नौजवान है जिसका नाम सामने आया है, जिसने बाकायदा इन्हीं पैसों से और दीगर जराए से पैसे इकट्ठे करके लाहौर में करोड़ों रुपए की जायदाद बनाई है, जिसका रिकॉर्ड बाकायदा FIA के पास जा चुका है। इस तरह वासा, जिली हुकूमत, LDA, टीपा, इन अदारों के अंदर भी हजारों की तादाद में ऐसे कारकुन जो थे उनको रखा गया था कागजात के अंदर, और उनको ये रखा जाता था चूंकि एडहॉक बुनियाद पे जब किसी को रखा जाता है तो उसका चेक जो होता है वो 3 माह बाद मिलता है, यानी 3 माह की तनख्वाह इकट्ठी दी जाती है। तो ऐसे मुलाजमीन को सिर्फ कहा जाता था कि आपने फला सियासी अफराद के साथ ड्यूटी देनी है, फला सियासी दफातर में बैठना है, आपको 3 माह बाद चेक मिल जाएगा, और ठीक 3 माह बाद उनको चेक दे दिए जाते थे। करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए के ऐसी रकूम थी जो कि सरकारी खजाने से गई, मगर इस्तेमाल किसकी हुई? उन लोगों के इस्तेमाल में हुई जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़रा, मुस्लिम लीग नून की अहम शख्सियात के बेटे थे, या उनके कोई रिश्तेदार थे, या उनके कोई करता धरता थे, उनके साथ काम करने वाले सियासी कारकुनों को दी गई। जब तक हुकूमत में कोई मौजूद होता है तो उसके अंदर से रिकॉर्ड निकालना बहुत मुश्किल होता है, बल्कि नामुमकिन था। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में तो बहुत सी चीजें नहीं होती। मसला इस बार उनकी हुकूमत जैसे ही जाने लगी आखिरी दिनों में, तो उस वक्त पता चला कि फला शख्स जो है उसकी सैलरी फला अदारे से आती है। उस वक्त उस पर एक इन्वेस्टिगेशन हुई, उस इन्वेस्टिगेशन में ये तमाम चीजें बाहर आई, फिर हमारे पास भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आए, हमने भी इसको डॉक्यूमेंट्स को लिया, उसके बाद रिपोर्टेड हुआ। पहले रिपोर्ट क्यों नहीं हुआ ये आप और मैं सब बेहतर समझते हैं, जानते हैं कि कौन से लोग होते हैं जो उस वक्त इन चीजों को रोकने की कोशिश करते हैं। देखें, एक चीज तो बहुत क्लियर थी, किसको नहीं पता था, एक बात तो रिपोर्ट हो चुकी थी, मगर उसके मुताबिक एक सबूत चाहिए था, वो थी एडहॉक बुनियादों में जब NA 120 में इलेक्शन होता है, जब NA 121 में इलेक्शन होता है तो 11,000 लोगों को सिर्फ एक माह के लिए इलेक्शन के दौरान में नौकरियां दी गई थी। नौकरी 1 माह की नहीं होती, वो नौकरी 3 माह की होती है, और बैक वक्त 3 माह बाद तनख्वाह दी जाती है। उसमें लेटर सिर्फ एक सिंपल सा लेटर होता है, 3 माह बाद एक चेक दिया जाता है। उस वक्त भी ये चीजें रिपोर्टेड हुई थी, उस वक्त ये सामने आई थी, मगर मुझे नहीं समझ आता। राना साहब ये बताइएगा, ये जो 1000 सियासी वर्कर्स हैं ये क्या सिर्फ लाहौर और इस्लामाबाद में ये थे या फिर पूरे पंजाब में ये फैले हुए थे? एक तो ये, और ये हमें वही मॉडल नजर आता है जो MQM की जानिब से किसी जमाने में कराची में शुरू किया गया था कि वर्कर्स को बल्दिया उज़्मा कराची और दीगर इदारों से तनख्वाहें दी जा रही थी और वो काम जमात के सर अंजाम दे रहे थे। क्या ये बिल्कुल वही मॉडल है? उसी तरीके से मुस्लिम लीग नून ने भी काम लिया? ये बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन ये जो PTV में है वो इस्लामाबाद, लाहौर और दोनों स्टेशन पे थे। जो बाकी हैं वो ये सिर्फ लाहौर स्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ लाहौर की। PTV में जो मुलाजमीन थे वो लाहौर और इस्लामाबाद में थे, और जो दीगर महकमों में वासा, LDA, DGPR, टीपा, बल्दिया उस्मान, लाहौर, ये सब लोग सिर्फ लाहौर के हैं। अगर हम बाकी अजला की भी बात करते हैं तो ये तादाद तो कहीं बहुत ज्यादा चली जाएगी, क्योंकि सारी हुकूमत यहाँ बैठी थी, इसी शहर में उन्होंने सब कुछ करना था, तो ज्यादा तवज्जो उन्होंने यहीं पर दी। जी
ठीक, राणा साहब, भट्टी साहब मैं चाहूंगा आप भी जरा इस पे कमेंट करें। बल्कि आप बताएं कि मुल्तान में आपको कोई लोग नजर आए जो ये काम कर रहे हैं? मुल्तान वाला भी बताएं, और दूसरा आप मुस्लिम लीग नून के दौर में भी अंदर की बड़े रिकॉर्ड निकाल के लाएं। अगली स्टोरी है आपकी भी। ये मॉडल क्या है? ये मतलब वो माले मुफ्त दिले बेरहम वाला सिलसिला? उससे कहीं बढ़ के आगे की बात थी। ये मामला हमने अपने प्रोग्राम में भी इसका एक और हिस्सा था, हमने रिपोर्ट किया डॉक्यूमेंट्स के साथ। इस मामले के हवाले से इतने बड़े पैमाने के ऊपर ये एक बड़ा स्कैंडल है। सिर्फ पीटीवी की बात नहीं, प्रेस पीआईडी के हवाले से भी बहुत से लोग वहाँ पर अपॉइंट थे, वहाँ से भी लोगों को रकूम का इजरा होता रहा। जो वो लोग, वो वर्कर जो मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया सेल के लिए काम कर रहे थे। जी, और एक बड़ा मामला था, लेकिन उसके साथ साथ नैब भी इस मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं, देखने होगा कि कैसे इसको फर्दर इसके तहत जाता है। अच्छा राणा साहब, ये अब रिपोर्ट हो चुका है, इसका हल क्या है? एक एहतसाब की लहर तो चल रही है, रिवायत भी चल निकली है, इसका एहतसाब कैसे होगा? नहीं, इसका हाल ये एहतसाब नहीं होगा। इन लोगों से पेमेंट वापस ली जाएगी। जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास जो इतलात है, इसमें जितने लोगों ने ये सैलरीज ली हैं, इनसे तनख्वाहें वापस ली जाएंगी। जिन लोगों ने इनको अपॉइंट किया था उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मैं यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि जैसे भट्टी साहब ने थोड़ा सा हल्का सा हवाला दिया, मैं बताता चलूँ कि इस पे 35 ऐसे जर्नलिस्टों के नाम भी शामिल हैं जो बड़े मारूफ तरीन सहाफ़ी हैं, जिनमें से 11 का ताल्लुक इस्लामाबाद से है और 6 उनमें एंकर्स भी हैं। वो भी तब पैसे बाकायदा सैलरी से लेते थे, और वो सैलरी किस मत में लेते थे? पीटीवी, पीआईडी और दीगर मामलात में लेते थे। इन सब से पैसे निकाले जाएंगे, इनसे वसूलियां की जाएंगी। जिस तरह यहाँ पे चीफ जस्टिस साहब के हुक्म से वसूलियां शुरू हो चुकी है, इसी तरह नैब करे, एफआईए करे, इनसे वसूलियां लाजमी होंगी। और जिन लोगों ने इनको लेटर जारी किए होंगे, जिनकी सिफारिश पे ये भर्ती हुए होंगे और जिनके साथ ये ड्यूटी दे रहे होंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई जरूर अमल में आएगी। जी, अच्छा, ये तरीक़ाकार क्या इस्तेमाल किया जाता था राणा साहब? आपने एंकर्स की भी बात की, जर्नलिस्ट की भी बात की, कैसे अकोमोडेट किया जाता था? देखिए, इसमें बड़ा क्लियर सा था। एक आदमी को कहा गया कि आपने सिर्फ पीटीवी में आना है और एक प्रोग्राम में बैठ के चले जाना है, और उसके बाद जब उसे 2,25,000 का चेक दिया जाता था तो एक प्रोग्राम में आने का, जबकि उसने जिंदगी में किसी और टीवी में काम ना किया हो, सिर्फ उसे ओबलाइज करने के लिए एक प्रोग्राम में बुलाया जाता था और 2,25,000 रुपया या 3 लाख रुपए का चेक दे दिया जाता था। इसी तरह उसे किसी और सिस्टम में रखा जाता था कि जनाब इसे फला काम के लिए रखा गया, फला अदारे में, उसने आना है सिर्फ पेमेंट लेने के लिए। ये इस तरीके से ओबलाइज किया जाता था कि जनाब फला शख्स जो है उससे फला चीज़ की मुशावरत की जा रही है, फला प्रोजेक्ट जो है उसके लिए उसे रखा गया है, उस पर उसकी राय ली जाती है। इन चीज़ों की मद में उन्हें पैसे दिए जाते थे, और ये बाकायदा रिकॉर्ड का हिस्सा है। और मैं ये भी बताता चलूँ कि आइंदा चंद रोज़ में ये बाकायदा ये लिस्ट जो है ये शाया भी होगी और हुकूमत वक्त जो है इसकी तरफ से सामने भी लाई जाएगी। ज़हीर अब्बास मुल्तान से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं मुल्तान में जो महकमा सेहत है इसमें बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं और ब्लैक लिस्ट कंपनियों से तकरीबन 9 करोड़ 4 लाख रुपए के आलात ख़रीदे गए हैं। ज़हीर, पेपरा रूल्स के मुताबिक ये ख़रीदारी की गई है, और अगर उनके मुताबिक है तो फिर बेज़ाब्तियाँ कैसी हैं? जी, पेपरा रूल्स जो है उनको तो अडॉप्ट ही नहीं किया गया। पेपरा रूल्स के मुताबिक किसी भी ब्लैक लिस्ट कंपनी से आप 1 रुपए की खरीदारी भी नहीं कर सकते। पेपरा की वेबसाइट पे भी ये 2 जो ब्लैक लिस्ट कंपनियां थी, एक का ताल्लुक लाहौर से था, एक का कराची से था, दोनों के नाम आवेदन कर दिए गए थे और तमाम सरकारी इदारों को मुतला कर दिया गया था कि ब्लैक लिस्ट कंपनियों से किसी किस्म की खरीदारी नहीं करनी। इसके बावजूद मुल्तान के जो महकमा सेहत है उन्होंने दोनों कंपनियों से 9 करोड़ 4 लाख के जो है वो तिब्बी आलात और मशीनरी खरीदी है। जो मशीनरी खरीदी गई है उसमें सीटी स्कैन मशीन थी जो कि 6 करोड़ 84,42,000 की खरीदी गई। उस वक्त 2014 में जब ये परचेज की गई है तो उस वक्त आम मार्केट में इसकी जो कीमत थी
वो तकरीबन 5 करोड़ के करीब थी। एक तो ब्लैक लिस्ट कंपनियों से इतनी बड़े पैमाने पे खरीदारी की गई, दूसरा उसमें महंगे दामों जो है वो खरीदारी करके उन कंपनियों को भी फायदा पहुंचाया गया और खुद भी कमीशन खाने के चक्कर में ये कारनामा अंजाम दिया गया। जो साबिक ईडीओ हेल्थ थे उनके खिलाफ ऑडिट टीम ने जो रिपोर्ट मुरतब की उसमें उन्होंने सिफारिश की कि इसमें तमाम तर बेदाब्तियां मौजूद है, पेप्रा रूल्स को फॉलो नहीं किया गया, महंगे दामों सारी परचेजिंग की गई है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और तमाम रिकवरी जो है वो वापस की जाए। जिसपे ईडीओ हेल्थ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंध हाई कोर्ट ने जो है जब ब्लैक लिस्ट करार दिया गया तो दोनों कंपनियों को, तो सिंध हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी किया था, लेकिन ये भी झूठ पर मबनी उनका मौक़िफ़ साबित हुआ। 21 मई 2014 को ब्लैक लिस्ट हुई थी ये कंपनी, जब जो खरीदारी की गई है महकमा सेहत की जानिब से वो 21 जून से लेके 2014 से लेकर 2015 तक की गई है। जो कंपनियां ब्लैक लिस्ट रही हैं ये 2 साल तक ब्लैक लिस्ट रही हैं। जो सिंध हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी किया था वो 1 हफ्ते के लिए सिर्फ किया था, उस 1 हफ्ते के दौरान किसी किस्म की खरीदारी नहीं की। जो भी खरीदारी की गई जिसमें सीटी स्कैन मशीन थी, उसके अलावा आईसीयू बेड से 13 वो भी महंगे दामों में परचेज किए गए, उसके अलावा दीगर तिब्बी आलात थे जो 1 करोड़ 76 लाख पे परचेज किए गए। तमाम का मामला जो है वो ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू जो है वो सामने आया, लेकिन किसी भी अफसर के खिलाफ 3 साल गुजरने के बावजूद अभी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। ज़ाहिर है 3 साल गुजर गए हैं और ये कंपनियां ब्लैक लिस्ट थी। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी इसको पॉइंट आउट कर दिया। तो नैब मुल्तान हमें कभी कभार बहुत एक्टिव दिखाई देता है। नैब मुल्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की, FI ने कोई कार्रवाई नहीं की, अब सिर्फ क्या ऑडिट के अंदर पॉइंट आउट होना इसका काफ़ी था? यही तो अलमिया है कि जब भी कोई ऑडिट रिपोर्ट सामने आती है तो उसको मुतलका इदारे जो है वही सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। कई ऐसे मुल्तान के सरकारी महकमे हैं जिनमें ऑडिट रिपोर्ट में अरबों की करप्शन जो है वो मंजर आम पे आ चुकी है। ताम जितने भी तहकीकाती इदारे हैं, FI है, नैब है, दीगर जो तहकीकाती इदारे हैं, एंटी करप्शन हो गया, उनने किसी के खिलाफ अभी उस तरह से ना कोई रिकवरी इस तरह की सामने आई है, ना उस तरह से कोई एक्शन लिया गया कि किसी अफसर के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया जाए कि ताकि आइंदा कोई करप्शन ना करे। नैब में कई मुकदमात ऐसे हैं जो कई सालों से जेरे इल्तवा है, अभी भी उनका कोई फैसला नहीं। मेट्रो मुल्तान की अगर बात करें जो बड़ा मशहूर केस चल रहा है, वो इतने अरसे से वो उस पर तहकीकात जारी है मगर उसमें भी कोई खातर का जो है नतीजा सामने नहीं आ रहा। लैंड एक्विजिशन का मामला था, उस पर चेयरमैन नैब जो उन्होंने बेबसी का इजहार किया और जो तफ्तीशी अफसर थे उन्हें भी सरजनश की और उन्हें कहा कि जल्दी जो है इस पे काम मुकम्मल किया जाए और उसके जो दीगर मुख्तलिफ पहलू है, सिर्फ लैंड एक्विजिशन पे आपने फोकस किया है, जो बाकी खरीदारी थी, सिविल वर्क था, दीगर जो परचेजिंग थी उसमें जो बेदातियां उनको भी पॉइंट आउट किया जाए। तब अभी वो केस भी जेरे इल्तवा। इसी तरह सॉलिड वेस्ट की बात करें तो मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में 1 अरब से जायद की करप्शन जो है वो बेनकाब हुई थी। नैब में वो अभी तक केस जो है वो सुस्त रवि का शिकार है, नैब ने उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया, 1 रुपए की भी रिकवरी नहीं की। इसी तरह ये महकमा सेहत में जो मशीनरी की आलात की खरीद। बहुत शुक्रिया ज़हीर, आप मुल्तान से हम मौजूद थे और महकमा सेहत में जिस तरह पेपरा रूल्स के खिलाफ जाकर खरीदारी की गई है उसमें इस मामले को रिपोर्ट भी किया गया। मुबैयना तौर पर माली बेज़ाब्तियाँ हैं, लेकिन अभी तक जो लोग इसमें मुलव्वस पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। एक और अहम खबर ऑरेंज लाइन ट्रेन से मुताल्लिक है। जब ये मुआहिदा किया गया, भट्टी साहब आपसे मैं जानना चाहूँगा, वैसे तो जिस तरह इसकी तशहीर की गई, जिस तरह इस पर पैसे लगाए गए, आजमाइशी इसकी सर्विस भी शुरू कर दी गई, आजमाइशी तौर पे शहबाज शरीफ साहब उसमें बैठे भी, लेकिन वो कौन सी खुफिया शिकें हैं जो वबाले जान बन सकती हैं और शायद दोस्ती में भी कहीं दरार न डाल दें? फैसल, बेसिकली साबिक वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में मेट्रो बस शुरू की और उसके बाद उन्होंने चूँकि लाहौर को पेरिस बनाना था तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर मेट्रो ट्रेन भी होनी चाहिए। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन उसी पैटर्न के ऊपर वो शुरू की गई, लेकिन इस मरतबा चाइना को कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया और चाइना से भारी कर्ज भी हासिल किया गया। 27 किलोमीटर तवील इसका ट्रैक था, 1 अरब 65 करोड़ डॉलर इसकी ओवरऑल मालियत थी। काम का आगाज़ हुआ, लेकिन जिस तरह सीपेक और बहुत से मुआहिदों की बहुत सी तफसीलात तो आज तक मंजर आम पर नहीं लाया गया, उनको सीक्रेट रखा गया। इसी तरह इस मंसूबे को, इस मुआहिदे की बहुत से शिकों को भी खुफिया रखा गया। जब इस मंसूबे की तमीर का आगाज़ हुआ तो सिविल सोसाइटी ने आवाज़ बुलंद की, लाहौर के कुछ तारीखी मकामात को ख़तरा था जिसके बायस लिटिगेशन हुई, पहले लाहौर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक मामला पहुंचा। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इजाज़त दी, लेकिन कुछ हदायत के साथ कि तारीखी मकामात को महफूज बनाया जाएगा। काम दोबारा आगाज़ हुआ, लेकिन अब पता चला है कि उस मुआहिदे के अंदर कुछ ऐसे शिक्के मौजूद थी
जिस मुआहदे को खुफिया रखा गया था उसके अंदर ये शिक भी मौजूद थी कि जिस इस मनसूबे की जो कंप्लीशन डेट है, मंथ था, वो अगस्त 2018 है। इनकी रवा माह इस मनसूबे का मुकम्मल होना लाजमी है। अगर ये मनसूबा मुकम्मल नहीं होती साहब तो पर डे हमें चाइना को जो हमें उस तखीर की वजह से हमें जो जुर्माना अदा करना पड़ेगा वो तकरीबन 5 करोड़ रुपए यौमिया होगा। तो अच्छा, उसके बाद फिर हमने जब ये कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तो मुतलका हुकाम से रब्ता किया। अगस्त का महीना तो ख़त्म होने के करीब है, चंद दिन बाकी हैं। तो इसके अंदर हतमी तारीख क्या है जिसके बाद ये 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लागू हो जाएगा? उन लोगों को वर्बली ज़रूर पता है कि अगस्त 2018 डेड लाइन है, लेकिन डेट का पता नहीं था हिरान कुन तौर के ऊपर। अब चाइना कुछ मेहरबानी करे तो ये यौमिया जो जुर्माना है 5 करोड़ रुपए का वो वेव ऑफ हो सकता है। बसूरत दीगर सितंबर से हमें ये जुर्माना पे करना पड़ेगा। नहीं, आप लफ्ज़ जुर्माना अदा कर, एक मिनट, ये रीडर ये व्यूअर कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। जुर्माने से मुराद क्या ये है कि इन्होंने कोई मायदा ऐसा खुफिया किया हुआ है कि जब ये अगस्त आएगा उसके बाद हम आपको एक रकम दिया करेंगे 5 करोड़ रुपए? ये जो 5 करोड़ रुपए है ये तकमील ना होने की वजह से या इसमें शामिल था कि इसकी कमाई से ये पैसे मिलेंगे? नहीं, अदम तकमील की वजह से। अदम तकमील वजह क्या है? चाइनीज कंपनी काम करे, चाइनीज मशीनरी मोबिलाइज हुई, चाइनीज बहुत से इंजीनियर मोबिलाइज हुए हैं, तो उनकी कॉस्ट बढ़ती है। तो ये था कि मुकर्रर वक्त के अंदर अगर गवर्नमेंट की साइड के ऊपर डिले आया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पार्ट पे डिले आया तो ये जुर्माना पे करेंगे। और अगर चाइनीज कंपनी के पार्ट के ऊपर इसकी कोई प्रॉब्लम आई, वो मुकर्रर वक्त में मुकम्मल ना कर सके तो वो जुर्माना अदा करेंगे। तो इस मामले के अंदर हुकूमत पंजाब के पार्ट के ऊपर डिले सामने आ रहा है, जिस वजह से इस जुर्माना अदा करने का खर्चा है। दूसरी जानिब कुछ एक और वर्किंग हुई है, जो ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन लाहौर है, ये दुनिया का बहुत मुनफरिद और बहुत महंगा तरीन मनसूबा बन के सामने आ रहा है। उसकी वजह क्या है? जो आलमी सतह के ऊपर एक प्रैक्टिस है कि जो आपका ट्रैक, एलिवेटर्स, ट्रेन और बोगियों की लागत है वो इस मंसूबे की जो ओवरऑल लागत है उससे 60% से ज़्यादा है। दुनिया में प्रैक्टिस इससे रिवर्स होती है। आपके यहाँ जो ट्रैक है, एलिवेटर्स हैं, ट्रेन है, बोगियाँ हैं, ये उसका 35 से 40% हिस्सा होता है आपकी ओवरऑल कॉस्ट का। लेकिन यहाँ पर ये पैसा, ये जो काम है ट्रैक, एलिवेटर्स, ट्रेन और बोगियों की, सारा काम जो है फरामी तमीर की चाइनीज कंपनी के पास है। तो यूं समझ लीजिए तकरीबन $1 अरब से जायद रकम जहां से हमने कर्ज लिया है उसी मुल्क को वापस जा रही है। अगर इस शराइत के ऊपर हमने ठेका भी उन्हीं को दिया जिनसे कर्ज लिया, तो लाजिम था कि हम इसको आलमी रेट के मुताबिक, और सप्लाई भी वही करेंगे। एग्जैक्टली, सप्लाई भी वही करेंगे, हम सस्ते दाम पे करवाते। रिसेंटली बार्सिलोना के अंदर एक यूरोपीय कंपनी ने वहां पर एक ट्रेन का एक प्रोजेक्ट था, वहां पर उन्होंने काम शुरू किया। वहां पर जो कोचेस की कीमत है, जो 27 किलोमीटर ट्रेन हमारा जो लेंथ के ऊपर जो हमारी कोचेस चलेंगी, इसके अंदर 135 कोचेस की खरीदारी है जो कि चाइना ने फराहम करनी है, वो इसी मंसूबे का हिस्सा है, उसके जरिए हमने खरीदनी है। उसके अंदर जो इसकी लागत आलमी स्टैंडर्ड के मुताबिक आनी चाहिए, जो रिसेंटली यूरोपियन कंपनीज ने कोट की है, वो एक कोच की लागत 1.6 से 1.7 मिलियन डॉलर है। यूं 135 कोचेस की खरीदारी के ऊपर $230 मिलियन से ज्यादा रकम खर्च नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जब हम कंबाइंड अगर इसको देखें, कोचेस की खरीदारी, एलिवेटर्स, ट्रेन और बोगियों की लागत को शामिल करें, तो हम इसके ऊपर $1 अरब खर्च करने जा रहे हैं। तो यानी कि $230 मिलियन तो हमने पे कर दिया 135 कोचेस के ऊपर। तो बाकी जो हमारी रकम है, यूं समझ लीजिए कि तकरीबन कोई हमारी 737 मिलियन रुपए वो सिर्फ हमारी एलिवेटर्स, ट्रैक और ट्रैक के ऊपर खर्च हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। यूरोपियन एलिवेटर्स पे कितने? तकरीबन $723 मिलियन। सिर्फ ये जो आलमी एक प्रैक्टिस है उसके मुताबिक हमने रेट निकाला है कि जो यूरोपीय कंपनियां, जिनकी हम पाकिस्तान के अंदर चाइनीज कंपनी क्यों काम कर रही है, इनका रेट कम है, सस्ता काम करते हैं, लेबर सस्ती है, चाइनीज मशीनरी सस्ती है, चाइनीज ट्रेन सस्ती है। यूरोपियन कंपनियों की ट्रेन बहुत महंगी है, उनकी वर्किंग कॉस्ट है वो ज्यादा है। उसके बावजूद जो यूरोपियन कंपनियों की लागत बार्सिलोना में सामने आई है वो इसके मुकाबले में इंतहाई कम है। हमारा दुनिया के जो प्रैक्टिस है उसके मुकाबले में ये दुनिया का महंगा तरीन प्रोजेक्ट है ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का। कॉस्ट ओवररन का खर्चा भी है, अब तो यकीनी तौर पे होगा क्योंकि ये अगस्त में मुकम्मल होता दिखाई नहीं दे रही। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया इकराम होती साहब, इकबाल भट्टी साहब, आपका, फैसल अब्बासी को आज के प्रोग्राम से इजाजत।